हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आओ देखते हैं आज न्यू चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहला है कि भाई द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण देखिए, इस टाइप का कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, हाँ यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यहां पे जो a है, b है, वेयर c आर रियल नंबर। ठीक है, यानी जो a b c है वास्तविक संख्याएं होती हैं, और साथ ही यहां पर हम a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। दो चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा यहाँ पे कि जो a b c है वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्लास 10 तक, अगर इंटर में आप जाओगे तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलने पर थोड़ा सा दिक्कत है कि क्लास 10 में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में प्रतिभर की जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोला जाएगा। ठीक, तो हम मान के चलते हैं हमारे लिए जो है एबीसी यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, रियल नंबर है, और a का मान 0 नहीं लिया गया है। यहाँ पे a का मान 0 क्यों नहीं लेंगे, सबसे ये चीज है जानने वाली। तो देखिए, अगर एक और परिभाषा बनती है द्विघात समीकरण की कि एक ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। ठीक है, वो समीकरण भी क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाते हैं। तो यहां पे इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसलिए इसको द्विघात समीकरण भी कहेंगे। अगर सपोज दैट कि मान लीजिए a का मान हम इस समीकरण में 0 रख देते हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, न कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला कंडीशन तो एकदम क्लियर है कि भाई किसी भी कंडीशन में a का जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, और एबीसी क्या है, रियल नंबर है। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, एक और चीज जान लीजिए, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ही बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, इस वाले समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे क्लास 10 में जो पहला एक्सरसाइज है वो देता है कि चयन करें कि दिए गए जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आपको क्या करना होता है, आपको जब भी सवाल इस टाइप के आए कि बताइए कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो सबसे पहले आप उसे, अगर व्यंजक इधर उधर के फॉर्म में है तो पहले आप उसे हल करें। हल करने के बाद उसे x के घात के घटते क्रम में उसे अरेंज करें, और उसके बाद इस वाले समीकरण से मिलाकर देखें कि इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर इसके जैसा दिख रहा है तो द्विघात समीकरण होगा। हाँ, ये वाला शर्त मत भूल जाइएगा, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी x का और अचर पद, ये देखिए, ये है x का गुणांक भी, और ये c क्या है, अचर पद है आपका, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कभी भी किसी भी कंडीशन में 0 नहीं हो सकता। बाकी b और c
जीरो हो सकते हैं। तो उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए अगर ये इसके जैसा होता है तो ये द्विघात समीकरण होगा। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ समीकरण हम लेके हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ द्विघात समीकरण है कि नहीं है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। ये हमारा है x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 13 प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15x माइनस 15 गुणे 13 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा प्लस 2x और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब 15 को 15 3 45 के लगा 5, हाथ में लगा 4, 15 1 19 इक्वल टू 0। तो ये आपका ठीक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा दिख रहा है। a का मान क्या है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, b का मान क्या है 2 है और c का मान क्या है माइनस 195। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इसके जैसा दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ इक्वेशन अलग टाइप का मिल जाए। ठीक है, x प्लस 4 बाई x प्लस 1 सर हमने ले लिया, और फिर क्या है 1 बटे x प्लस x, ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये इक्वल टू 0। चलिए सवाल हो गया। अब इसको हल करिए, तो ये जस का तस रहने दीजिए, इधर आप लसा ले लीजिए, x तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर हो जाएगा 4 प्लस 4x स्क्वायर। इन दोनों टर्मों को उधर लेके जाइए तो हो जाएगा 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर ये बचेगा आपका माइनस x और ये बचेगा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये भी क्या एग्जैक्टली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के जैसा दिख रहा है। a का मान क्या है, यहाँ पे 3 है और b का मान क्या है -1 है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है कि स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि ये समझ में आए कि ये एग्जैक्टली उसके जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 3x स्क्वायर प्लस -1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा दिख रहा है। कैसे, a का मान कितना है 3, b का मान कितना है -1 और c का मान क्या है 4, और यहाँ पे x स्क्वायर x दिस इज द अचर। तो यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी समीकरण इक्वेशन दिया हुआ हो, कैसा भी इक्वेशन हो, तो अगर आपको इसके जैसा नहीं दिख रहा है तो पहला काम ये करिए कि पहले आप उसको हल करिए। हल करने के बाद उसे सही ढंग से अरेंज करिए। अगर उसको हम घात को घटाते हुए क्रम में लिखते हैं, यहाँ देखिए x का मैक्सिमम घात कितना है 2 है, फिर यहाँ पे x का मैक्सिमम घात क्या है 1 है, यहाँ पर 0 है। अगर नहीं है तो इसका मतलब 0 है, क्योंकि x पर घात अगर 0 हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 है। तो हम क्या कर रहे हैं 2 1 0,
घटते क्रम में पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, तब आप इस अगर फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद इससे तुलना कीजिए, अगर इसके जैसा दिख रहा है तो द्विघात समीकरण होगा, अगर इसके जैसा नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। आई होप कि 2 एग्जांपल से आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम कैसे चेक करें कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, चलिए और 2 एग्जांपल लेते हैं। हाँ, यहां पे ये जो सवाल है सेंटेंस के रूप में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि सेंटेंस को समीकरण में कैसे बदलते हैं, और उसके बाद हमें यह चेक करना है कि ये जो समीकरण आ रहा है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए देखिए कैसे हम किसी सेंटेंस वाले सवाल को समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहां पे जो सवाल में पूछ रहा हो हम उसको चर x या चर y मान लेते हैं। ठीक है, तो सवाल पढ़िए और देखिए क्या पूछ रहा है, उसके बाद हम जो चीज दिया होता है उसके अनुसार हम बनाते चले जाते हैं। इजी होता है, ज्यादा भारी नहीं होता है। देखिए क्या कह रहा है, राम के 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद के उम्र का गुणनफल 15 है, यानी 2 उम्रों का गुणनफल कितना है, 15 है। तो राम का जो 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद के उम्रों का गुणनफल 15 है। तो एक क्वेश्चन सीधा से उठता है, भाई वर्तमान आयु है क्या, तो राम की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो हम जो चीज पूछ रहा होता है हम उसको क्या मान लेते हैं, चर x मान लेते हैं। तो यहां इसको मान लीजिए, माना कि राम की वर्तमान आयु है आपका x वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, ये हो जाएगा अभी मान के चलिए कि आप अगर 15 साल के हैं इस समय, तो आप 5 साल पहले कितने साल के रहेंगे, तो 10 साल के। तो इसका क्या मतलब है कि 15 में से आपने 5 क्या किया, माइनस कर दिया। तो हमारा अगर वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, हम 5 को घटा देंगे उसमें से। ठीक है, और 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 9 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले राम की आयु तथा 9 वर्ष बाद राम की आयु का गुणनफल, यानी दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 15 है। तो फ्रॉम द क्वेश्चन से इसको हल कर दीजिए, जो बोल रहा है क्वेश्चन एकदम लिख दीजिए। तो ये बोल रहा है 5 वर्ष पहले राम की आयु का गुणनफल 9 वर्ष बाद आयु के साथ मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो कितना हो जा रहा है, कुल 15 हो जा रहा है। तो अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी सब तो आपको आता है। ठीक है, तो इसका उठाकर ये कर लीजिए x प्लस 9, ये -5 इंटू x प्लस 9 इक्वल टू 15। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9x, ये हो जाएगा -5x और -9×5 = 45। ठीक है, और ये कितना हो गया, 15। ठीक है, तो इसको इधर लाइए, x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना बचेगा, 4x। जब ये इधर आएगा तो ये आपका -45 है, ये भी माइनस आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये हो जाएगा 0, 5 1 6 इक्वल टू 0। तो क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है कि नहीं, बिल्कुल है। देख लीजिए एकदम एग्जैक्टली दिख रहा है। तो a बराबर यहाँ क्या है, 1 है, b बराबर क्या है, 4 है, एंड c बराबर क्या है आपका -60 है। तो ये जो समीकरण निकल के आया है, पहले तो हमने यहां 2 चीज जाना कि अगर सेंटेंस वाला सवाल दिया हो तो उसको हल कैसे करते हैं, और दूसरा कि हमारा जो ये समीकरण निकल के आया है ये द्विघात समीकरण है।
ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक और पूर्णांकों का गुणनफल। तो दो तो आप जानते हैं, कोई भी टू नंबर, क्रमागत मतलब एक क्रम से आ रहा है। जैसे फॉर द एग्जांपल हम एक के बाद क्या बोलेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। तो इसको बोलते हैं क्रमागत, यानी कोई चीज क्रम से आ रही है। ठीक है, फिर बोला है धनात्मक पूर्णांकों, पॉजिटिव इंटीजर नंबर आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो अब यहां पे बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहां पे हम मान लेते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, और इसके बाद में इधर क्या बोला है इस स्थिति में द्विघात समीकरण के रूप में प्रकट करें। यानी इस पूरे प्रक्रम में आप दिखाइए कि जो इसका समीकरण निकल के आएगा वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम मान लेते हैं माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्या x है, तो जाहिर सी बात दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, जो क्रमागत आ रही है। एग्जैक्टली आपका एक अधिक होगा x+1। मैंने क्या समझाया कि अगर कोई एक संख्या 10 लेते हैं तो उसकी बाद में आने वाली क्रमागत संख्या कौन सी, 11, यानी 10 से ठीक एक अधिक। अगर 11 ले रहे हैं तो उसके आ जाएगा 12, तो 11 से ठीक एक अधिक। तो कभी भी क्रमागत वाले अगर सवाल आ रहे हो तो आप एग्जैक्टली ये चीज याद रखिएगा। अब क्या बोला है भाई, प्रथम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो फ्रॉम द क्वेश्चन कर दो ना, फिर फ्रॉम द क्वेश्चन क्या बोला है, x इंटू x+1 बोला है ना गुणा करने के लिए, और कितना है ये 306 है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए x² प्लस x इक्वल टू 306, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ, देख के ही लग रहा है कि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। a बराबर 1 है एंड b बराबर भी 1 है एंड c बराबर -306 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पे द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। क्या होता है? मिश्रित, एडफेक्टेड। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे देखिए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं? ठीक है, तो देखिए कोई भी द्विघात समीकरण, हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हम बता चुके हैं कि ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि अगर जब भी x चर का गुणांक 0 हो, ठीक है, यानी वो पूरा टर्म ही 0 हो, तो ये जो समीकरण बचेगा वो कहलाएगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर द एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। जरा इस समीकरण में ध्यान से देखिए तो क्या है, x का जो टर्म है वो गायब है, ठीक है, x का टर्म है वो गायब है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुद्ध द्विघात समीकरण। तो सीधा सीधा इसका क्या बन जाता है भाई, डिफिनेशन है, जैसे भी समझना है आप समझ सकते हैं कि ऐसा द्विघात समीकरण जिसका एक्स स्क्वायर वाला सॉरी एक्स का जो टर्म है, जो या मिडिल टर्म है वो शून्य हो, वो द्विघात समीकरण क्या कहलाएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। बाकी अगर तीनों हो, ठीक है, बाकी अगर तीनों हो तो वो किस में आ जाएंगे, मिश्रित द्विघात समीकरण में। अब देखिए यहां पे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण में तीनों टर्म है, तीनों टर्म है तो ये मिश्रित द्विघात समीकरण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चलो हम ही दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, फिर इसे हम कौन सा द्विघात समीकरण बोलेंगे, क्या यह शुद्ध द्विघात समीकरण है या मिश्रित द्विघात समीकरण है। तो आप जान लीजिए शुद्ध द्विघात समीकरण के लिए कंडीशन एक ही है कि मिडिल टर्म यानी x का गुणांक वाला टर्म 0 होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपका क्या होगा, मिश्रित द्विघात समीकरण होगा, और इसमें अचर पद रहे या न रहे कोई दिक्कत नहीं है। बात पकड़ में आई। तो आई होप कि आप लोगों को दोनों ये टर्म समझ में आ गए होंगे, ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी और अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी। अब हम जानते हैं यहां पे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण का जो मूल होता है किसे कहेंगे, तो x का वह कोई भी वैल्यू, हाँ यहां पे जो वैल्यू होगा हम रियल लेंगे, क्योंकि हम पहले ही समझा चुके हैं कि यहाँ पे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं एबीसी या जो भी चर लेके पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा किसके लिए पढ़ रहे हैं, रियल नंबर। तो x का कोई भी वैल्यू जो इस जनरल इक्वेशन में ax प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हम पुट करें तो वह इसे संतुष्ट करे, वो उसका मूल होगा। या हम इस पूरे वाले वैल्यू में यहां से यहां तक अगर x का मान रखते हैं तो लास्ट में हल करने पर हमें क्या मिलेगा, जब 0 मिल जाए तो x का वह मान दिए गए द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, x का कोई भी वैल्यू जो इस द्विघात समीकरण में पुट करें तो इस पूरे द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे, या हम केवल इसकी बात कर रहे हैं जीरो से लेफ्ट साइड वाले सॉरी इक्वल के लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम x का मान रखते हैं तो उसे हल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, राइट हैंड साइड यानी 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो x का वैसा मान जब इसे संतुष्ट करे या लेफ्ट हैंड साइड में रख के हल करने पर राइट हैंड साइड मिल जाए, उसे क्या बोलेंगे, उस द्विघात समीकरण का मूल कहेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, याद रखिएगा। दो मूल होते हैं,
और यहां पे एक चीज जान लीजिए, दो ही मूल क्यों होते हैं, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए दो ही मूल आएगा। ठीक है, और उसको सूचित किससे करते हैं, तो पहले वाले को अल्फा से सूचित करते हैं और दूसरे वाले को बीटा से सूचित करते हैं। तो पहले मूल को हम अल्फा से सूचित करते हैं और दूसरे मूल को हम बीटा से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ऐसे नोट बना के लिख सकते हैं कि भाई पहले मूल को हम अल्फा से सूचित करते हैं और दूसरे मूल को हम बीटा से सूचित करते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। ठीक है, तीन मेथड है। पहला है गुणनखंड विधि द्वारा, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, और तीसरा है यहां पे सूत्र द्वारा बोल सकते हैं। ठीक है, इसे नाम दिया गया है श्रीधराचार्य ठीक है, तो ये तीन विधियां हैं जिसके तहत आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एक एक के बारे में जानते हैं कि कैसे हम अगर मूल निकालना होगा तो गुणनखंड विधि में कैसे निकालेंगे, पूर्ण वर्ग विधि में कैसे निकालेंगे और सूत्र कैसे निकालेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों प्रोसेस एक ही तरह से बनते हैं, बस फर्क है कि इसको हम प्रोसेस बाय प्रोसेस करते जाते हैं और इसमें केवल फार्मूला लगा लेते हैं। और ये गुणनखंड विधि आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे तो ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आने वाली, फिर भी मैं पढ़ाता हूं। तो पहला हम मेथड जानते हैं भाई, गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला हम लिख लेते हैं देखिए यहां पे कोई फार्मूला हम नहीं आपको सिद्ध करा रहे हैं, सीधा सीधा सवाल बनाना सिखा रहे हैं। कोई भी एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है, और इसको हल कैसे करते हैं हम इसके बारे में बताते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई सवाल टाइप का। दिख जाओ भाई, दिख जाओ। ठीक है, एक सवाल लिख लेते हैं हम। टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x और +3 है। ठीक है, देखिए ये हो गया सवाल। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है कि इसका जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और जो अचर पद है इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा का पूरा 2x स्क्वायर गुणे, और हाँ यहां पे ध्यान रखिएगा चिन्हों का एक साथ रख के गुणा करिएगा। तो ये भी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ ही, और ये अगर निगेटिव है तो निगेटिव के साथ ही। तो ये देखिए गुणा कर लिया तो अपना कितना आया 6x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि इस वाले टर्म को छोड़ दीजिए, जो इसका कोफिशिएंट है इसका लसा निकाल लीजिए। तो आप निकालेंगे सिंपल, तो ज्यादा दूर तक नहीं जाने वाला है, 2 गुणे 3 के फॉर्म में आ जाएगा। या एक और टर्म ले सकते हैं, एक ऐसे लिख सकते हैं, तो 6 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला टर्म तो इजी था,
ठीक है, हमें इस वाले टर्म पर फोकस करना है। अब एक चीज बताते हैं, याद रखना कि हम इसको इस प्रकार से अरेंज करते हैं, हम इसको इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि जब जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला टर्म आए और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का गुणनफल आए। जाहिर सी बात है, हम अगर गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा, क्योंकि गुणनफल का ही हमने ये तोड़ रखा है। हाँ, तो हमें बस ऐसे अरेंज करना है कि ये बीच वाला टर्म सही ढंग से आ जाए, बस इस पे फोकस करना है। हाँ, चिन्हों पर ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसको 1 गुणे 2 और अलग से 3 ले लूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो किसी भी कंडीशन में ये -7 तो नहीं आ रहा, ठीक है, चलो भाई नहीं आ रहा है। अगर हम माइनस माइनस भी ले लेते तो अगर जोड़ते तो -5 हो जाता और गुणा करते तो +6 ही आता, तो हम माइनस लेने के लिए भी स्वतंत्र थे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन फिर भी ये 6 रह गया, जबकि हमको कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो क्या इसका और भी कोई कंडीशन बनाया जा सकता है? तो अगर 1 3 लेंगे और फिर अगर अलग से 2 लेंगे तो कुल मिला के अभी वही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दूसरा एक चीज लेते हैं कि इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं और एक को अकेला सिंगल फॉर्म में रहते थे, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमारा जो मल्टीप्लाई था ये पॉजिटिव था, तो यहां पे हमारा ये जो एडिशन है ये भी मेरे को पॉजिटिव इसको इस प्रकार से लेना है। आप जो भी संख्या लेना है इस प्रकार से लेना है कि भाई गुणा करें तो हमारा पॉजिटिव है, तुम जोड़ घटा के -7 ला लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात पकड़ में आई? तो अगर प्लस में लेके चलता हूं दोनों को तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म तो मिल जाएगा। बट अगर जोड़ेंगे तो हमको +7 मिलेगा, जो कि ये -7 है, ठीक है, जो कि ये -7 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि दोनों अगर माइनस होगा तो इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा +6 ही आने वाला है, पर अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारा -7 आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमको चाहिए था, जो कि हमको चाहिए था। बात पकड़ में आई? तो इस तरह से हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा जो बीच वाला टर्म टूटेगा वो किस किस फॉर्म में टूटेगा, -1 और -6 के फॉर्म में टूटेगा। अब दूसरी बात, हम अगर यहां तक पहुंच गए तो हमें एक बात पे भी ध्यान रखना होता है कि इन दोनों में से हम पहला टर्म किसे लें, पहले किसको लिखें। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, बड़ी संख्या को बाद में लिखते हैं। तो आपको पता है कि -1 और -6 में बड़ी संख्या कौन है, अरे सॉरी छोटी संख्या कौन है, तो आप लोग बोलेंगे -1 छोटी संख्या है ना, आदत पड़ी है उसी चीज की। नहीं रे भाई, माइनस लगा है तो ये -6 वाली छोटी संख्या है और -1 बड़ी संख्या। अगर जो लोग बताए होंगे अच्छी बात है। चलिए तो हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2x², ठीक है, और उसके बाद हमने कहा कि सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो छोटी संख्या लिखिए -6x, उसके बाद बड़ी संख्या -x। याद रखिएगा x अभी यहां पे ये जो था x², इसको भी x × x करेंगे तो x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? देखिए अगर हम इसको तोड़ते, अगर इन टर्मों को तोड़ लीजिए, इन दोनों टर्मों में x रख के चलिएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6x² आ जाएगा, पर आप इसको एडिशन करेंगे तो 7x ही आएगा। बात पकड़ में आ रही है? तो यहां पे x रहेगा, ठीक है। अब 1x लिखने का कोई जरूरत नहीं होता है, तो केवल हम x लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब ये +3 है, जैसे का तैसे रहने दीजिए। अब जो कॉमन हो सके उसको कॉमन कर लीजिए, तो यहां से 2x कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा और यहां पे आपका 3 बच जाएगा। यहां पे -1 कॉमन कर लीजिए तो x - 3 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा आपका। इन दोनों टर्मों में से जो कॉमन करने लायक है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो हमारा कॉमन क्या हो गया, x - 3। यहां क्या बचा 2x और यहां क्या बचा -1, ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब देखिए अगर ये इनटू के फॉर्म में बचा है, अगर ये इनटू के फॉर्म में बचा है और ये = 0 है, तो इसका साफ साफ मतलब ये होता है या तो ये संख्या 0 है या तो ये संख्या 0 है, या तो दोनों ही 0 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं भाई,
दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर लेते हैं। x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू निकल के आ गया 3 और यहां से x की वैल्यू निकल के आ गया 1/2। तो x के जो दो वैल्यू निकल के आए हैं ये ही x के मूल कहलाते हैं। क्लियर बात समझ में आई? तो ये था हमारा रफ वर्क, ठीक है, और ये था हमारा सॉल्यूशन। आई होप कि एक से समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक सवाल उठा लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा टफ लेते हैं इस बार। 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। हाँ बिल्कुल सही समीकरण है। अब आ जाइए, ध्यान दीजिए। तो वही प्रोसेस भाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4x² गुणे 3 प्लस चिन्हों के साथ लीजिएगा, सारे प्लस है तो ज्यादा कंफ्यूजन झंझट की बात ही नहीं है। 4 3 12x², ठीक है। इस वाले टर्म को छोड़ दीजिए, 12 का लसा निकाल लीजिए। 2 6 2 3 और ये 3 से लेके चलोगे तो 1 आ जाएगा। तो 12 को लिख सकते हो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यानी फिर वही बात आके अटकी है कि हमको इस वाले को इस प्रकार से जोड़ना या घटाना है। देखिए मल्टीप्लाई तो करने पर 12 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आपका 12 ही आ रहा है, लेकिन हमें बस एडजस्ट करना है जोड़ने या घटाने पर, ताकि ये हमको बीच वाली संख्या मिल जाए। ठीक है, अब जैसे एडजस्ट कर सकें। तो अगर हम इसको लेते हैं तो आप, अगर हम इसको ऐसे ले लें 2 और इन दोनों को ले लें 6, तो अगर आप जोड़ते हैं तो ये 8 आ जाएगा, जो कि 8 है नहीं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और बदलाव कर लेते हैं। दूसरे स्टेप में इन तीनों को ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 4 3 7 हो गया भाई। अभी भी नहीं आया, ठीक है, नहीं आ रहा है। क्या और तरीका है जोड़ने का? हमको तो नहीं दिख रहा है। हाँ, एक और ले लो, एक को अलग कर लो। ये हो गया 2 दूनी 4, 4 3 12। ये तो और ज्यादा हो गया, बकवास हो गया भाई। ठीक है, तो यहां एक ट्रिक पकड़ लीजिएगा। बीच वाले टर्म में अगर रूट दिख रहा है ना, तो आप 3 को रूट के फॉर्म में तोड़ दीजिएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख रहे हैं पुनः 12 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 3 को आप √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। अब एडजस्ट कर लीजिए इसको एक साथ और इसको एक साथ। तो ये हो गया 1 गुणे 2 गुणे √3 और ये 2 गुणे √3, तो ये हो गया 2√3, ये भी हो गया 2√3। अब दोनों का अगर जोड़ेंगे तो आपको 4√3 मिल जाएगा और गुणा करेंगे तो एग्जैक्टली आपको 12 मिल जाएगा। बात पकड़ में आई? ठीक है, तो हमको जो चाहिए था मिल गया। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि x अपना ले लीजिएगा, क्योंकि x का x मल्टीप्लाई होगा तो आपका x² आ जाएगा और आपका 12 भी आ जाएगा। पर जोड़ेंगे तो ये आपका 4√3x आएगा। क्लियर एकदम? तो हमारा मिल गया भाई। अब हल कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ये हो गया 4x²। और इसमें बड़ा छोटा तो नहीं, दोनों समान है तो ज्यादा कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 2√3x प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए जो कॉमन हो सकता है कॉमन कर लीजिए। तो यहां हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2x प्लस √3। यहां क्या कॉमन हो सकता है? यहां पे √3 कॉमन होगा, क्योंकि देखिए हम 3 को अभी बताए ना, आप 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुणे √3 लिख सकते हैं। तो यहां √3 दिख रहा है, यहां 3 दिख रहा है, तो अगर √3 कॉमन करेंगे तो यहां 2x बच जाएगा और यहां पे √3 रह जाएगा। क्लियर एकदम? अब दोनों में से जो टर्म्स कॉमन हो सके उसको बाहर निकाल लीजिए। तो अब क्या बाहर निकल रहा है? 2x प्लस √3। यहां बच क्या रहा है? 2x, और यहां क्या बच रहा है? प्लस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों मैंने अभी समझाया कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो इसका साफ साफ मतलब ही होता है कि उन दोनों संख्याओं में से या तो ये संख्या 0 है
या तो दूसरा कंडीशन कि ये संख्या 0 है या तो दोनों ही 0 है। हमको एग्जैक्टली पता तो है नहीं कौन सा 0 है, तो एक काम करते हैं, दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, और इधर भी आपका वही चीज है तो आंसर भी सेम ही आएगा। तो यहां से x का वैल्यू निकल के आएगा -√3/2, और यहां से भी x की वैल्यू आपका निकल के आएगा -√3/2। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, और बारे सवाल बनाए जाएंगे, और हम अभी एनसीईआरटी के टोटल सॉल्यूशन को यूट्यूब पे डालने वाले हैं। इसके अलावा भी जितनी बुकें हैं, संभावना है कि स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और कंपटीशन को उद्देश्य में रखते हुए कुछ चीजों का भी वीडियो बनाया जाएगा, कुछ किताबों का सॉल्यूशन डाला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट करिए कि आपको क्या दिक्कत है भाई, बताया जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो एक बात यहां ध्यान देके समझिएगा कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो हल करने की बात हो रही है, इसमें हम फार्मूला ही लास्ट में निकल आएगा, ये वाला। तो एक ही थियरी में मैं दोनों को समझाने वाला हूं, दोनों को अलग अलग नहीं समझाने वाला। ठीक है, जब भी कहता है सवाल की पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें, तो याद रखिएगा मैं शुरू से अंत तक जो प्रोसेस यूज करूंगा उसी प्रोसेस का यूज करते हुए सवालों को हल करना होता है। ठीक है, अगर कहता है कि सूत्र द्वारा हल करें, तो प्रोसेस को हल करते समय लास्ट में जो टर्म या फार्मूला के फॉर्म में जो समीकरण कुछ मिल जाएगा उसका यूज कर लेंगे। बात पकड़ में आ रही है? तो चलिए देखिए हम कैसे प्रोसेस बाय प्रोसेस हल करते हैं और लास्ट में हमें कौन सा फार्मूला मिलता है। तो जब फार्मूला का यूज करके हल करना होगा तो फार्मूले में चुपचाप ABC का वैल्यू पुट करना होता है, मान निकल के या मूल निकल के सामने आ जाते हैं। पर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा में हम क्या करते हैं, शुरू से समीकरण लिख लेते हैं और बाय प्रोसेस उसको हल करते चलते हैं। तो चलिए देखिए प्रोसेस क्या होता है। तो हम यहां पर ले लेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी द्विघात समीकरण जो भी रहेगा इसी के रूप का रहेगा। और उसको हल कैसे करना है पूर्ण वर्ग विधि में, आप इस पर ध्यान दीजिए। तो पहला टर्म कि x² के गुणनफल को 1 करना है। अब जरूरी तो है नहीं कि हमेशा x² ही आएगा, कहीं हो सकता है 2x² आ गया, कहीं हो सकता है 4x² आ गया, कुछ भी आ सकता है। तो अगर x² है तो अच्छी बात है, अगर x² के अलावा कुछ है तो पहला काम करेंगे कि उस टर्म से उस पूरे द्विघात समीकरण को भाग दे देंगे। जैसे हमको यहां से a गैप करना है, तो a गैप कैसे होगा, आप एक काम करिए, दोनों तरफ द्विघात समीकरण के दोनों तरफ a से भाग दे दीजिए। तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बटे में a इक्वल टू 0 बटा में a। तो अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² बटा में a प्लस bx बटा में a प्लस c बटा में a इक्वल टू 0। भाई क्या इसका अंतर नहीं वाला है, तो ये कट गया, आपका क्या बचा x² प्लस bx बटा में, अगर आप इसको अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा b बटे में x इंटू b बटा में a इंटू x प्लस c बटा में a इक्वल टू 0। अब यहां पे चीजों को ध्यान से समझिएगा कि अब क्या करने वाले हैं। ये तो इजी था भाई, x² के टर्म को x² का गुणनफल को 1 करना है, जो कि हमने कर लिया। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा हुआ है। ठीक है, अब हमें इसको इस प्रकार से एडजस्ट करना होता है कि ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। बात पकड़ में आ रही है? तो चलिए देखिए हम क्या करते हैं। अभी हम इसको मान के चलते हैं कि हमारा कोई इक्वेशन फार्मूला है। जैसे फॉर द एग्जांपल यहां पे फार्मूला आपको पहले लिख लेते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, p² प्लस 2pq प्लस q²। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा दोनों ये वाला टर्म है, तो हम इसी के नीचे लिख लेते हैं x² प्लस b बटा a इंटू x। अगर ये वाला टर्म ये है, अगर ये वाला टर्म ये है, अगर हम ये वाला टर्म ज्ञात कर लेते हैं और इसके अनुसार, ठीक है, इन दोनों के
अनुसार, क्योंकि इसमें p है, इसमें 2pq है, तो q भी इसी के अंदर छिपा हुआ है। अगर हम q निकाल के यहां लिख लेते हैं तो इन तीनों के लेकर हम ऐसा कुछ लिख पाएंगे। आपको आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। ये वाला टर्म इसको मान लेते हैं और ये वाले टर्म को ये मान लेते हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर आपके पी स्क्वायर के बराबर है और बी बाई ए इंटू एक्स आपके 2pq के बराबर है। तो यहां पे फार्मूला में क्यू स्क्वायर भी है, तो क्या हम इनका यूज करके इस वाले क्यू स्क्वायर की वैल्यू के बराबर कुछ यहां पे मान रख लेंगे एक्स ए बी के फॉर्म में। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, ठीक है, तो हम पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर के बदले में p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फार्मूला है। तो इसके बदले में भी हम कुछ यहां पे लिख पाएंगे। बात पकड़ में आ रही है? तो चलिए हम कैसे वैल्यू निकालते हैं इसका। तो देखिए, हम पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, सॉरी, पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो p का मान क्या आ गया? x आ गया। और यहां से 2pq किसके बराबर हमने लेके चला है? b बाई ए इंटू एक्स के। और p का मान हमने क्या निकाल रखा है? x। तो इसमें पुट कर दीजिए 2 इंटू एक्स इंटू क्यू, ये हो गया b बाई ए इंटू एक्स, x से x कट गया, तो q बराबर क्या आ गया? b बटा 2a। पर मेरे को चाहिए क्या? q स्क्वायर, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो गया? b स्क्वायर बटे में 4a स्क्वायर। बात पकड़ में आई? तो अब क्या करना है आपको? इस द्विघात समीकरण में आपको b स्क्वायर बटे में 4a स्क्वायर को जोड़ देना है और उतना ही घटा लेना है, ताकि इस द्विघात समीकरण के वैल्यू में कोई भी अंतर न आए। तो चलिए कर लेते हैं। हमने ये क्यों किया, अभी 2 स्टेप के बाद आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने वहां भी बता रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, हम प्लस कर लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बटे में 4a स्क्वायर, फिर माइनस कर लेते हैं बी स्क्वायर बटे में 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो हमने इस द्विघात समीकरण में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है। हमने एक बार जोड़ा, एक बार घटाया, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमने कुछ तो रखा, और ये बहुत सोच समझ के रखा है। क्यों सोच, कैसा सोच समझ के रखा है? कि भाई ये कोई स्क्वायर का फॉर्म निर्मित करे यहाँ पे। तो देखिए, ये तीनों टर्म मिलके स्क्वायर का फॉर्म निर्मित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। अच्छा, ये तीनों इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? चलो फार्मूला लगा के देख लो ना फिर। x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगा दिया है कि नहीं? ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 से 2 कट गया, आइए अपना b बटा a इंटू एक्स, और ये हो गया प्लस बी स्क्वायर बटे में 4a स्क्वायर। तो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये इसके बराबर इतना हमारा आ गया, तो इसके बदले में हम इतना तो लिख ही सकते हैं ना। हमने लिख लिया, बात पकड़ में आई। और इस वाले दोनों टर्म को 0 के उस साइड लेके जाओ, तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका लसा ले लो जरा सा, तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, और ये आपका 4a स्क्वायर हो गया। यहां बी स्क्वायर, अगर इससे कटाओगे तो यहां 4a बचेगा, और इसका माइनस 4a सी से 4a का सी में गुणा कर दो, तो इतना हो गया। इसको स्क्वायर को हटाओ, तो ये क्या हो जाएगा भाई? x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर। तो देखो, ऊपर वाले का वर्गमूल तो नहीं निकल रहा है, पर नीचे वाला निकल जाएगा। 4 का 2 होता है, a स्क्वायर का a हो जाएगा, जो कि बाहर निकल आएगा। तो ये हो गया आपका x प्लस बी बाई 2a, और ये रह जाएगा करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आपका निकल के 2a बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इस वाले टर्म को उस साइड भेज दीजिए, तो x बराबर क्या होगा? हाँ, एक चीज यहां पे देखने वाली बात यह है कि जब भी वर्गमूल हम लेते हैं तो ये प्लस माइनस दोनों साथ में लेते हैं।
याद रखिएगा इस चीज को। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a c बटा में 2a। ठीक है, तो एक काम करिए, x बराबर हम दोनों इन दोनों का लसा ले लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये आपका माइनस बी, भाई ऊपर वाला तो चेंज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हम दोनों का हर तो सेम है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप देखिए, जब प्रोसेस से हल करने की बात आएगी तो इसी तरह से हल करते जाइए और लास्ट में x की वैल्यू आपको दो अलग अलग मिल जाएगी। ठीक है, जैसे में x की एक वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, एंड दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी x की, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो आप जब आपको कहा जाए कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सवाल को हल करें, तो सीधा सीधा उसके कहने का मतलब ही है कि आप द्विघात समीकरण लीजिए, प्रोसेस बाय प्रोसेस हल करते जाइए और लास्ट में ये सॉल्यूशन निकाल के लेके आइए। पर अगर कहे कि सूत्र द्वारा हल करें, तो यही आपका अल्फा के बराबर होता है, जो कि मूल होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, थोड़ा मैं इसको मिटा लूं। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, बीटा के बराबर होता है। तो ये माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो ये अब अगर सूत्र का यूज करने के लिए बोले तो अल्फा बीटा का भाई मान लगा के ये वाला फार्मूला लगा दीजिए और डायरेक्टली आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दो चीज तो मैंने यही बता दी। अगर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कहता है हल करने के लिए, तो एक काम करिए, शुरू से बनाते जाइए, लास्ट में ये आपका आंसर दोनों निकल के आएगा। अगर कहता है सूत्र द्वारा बनाइए, तो चुपचाप फार्मूला लगाइए और इसमें एबीसी का वैल्यू पुट कीजिए, आपका मूल निकल के तुरंत आ जाएगा। यानी ये इजीएस्ट मेथड है। हाँ, पूर्ण वर्ग विधि थोड़ा सा टफ पड़ता है। ठीक है, आई होप कि आपको एकदम क्लियरली समझ में आया हो। ठीक है, अब यहां से एक और चीज सामने निकल के आती है। ये अभी अल्फा का मान मैं नीचे लिख रहा हूं पुनः। तो अल्फा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इस वाले टर्म में भी वही है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो ये जो टर्म है, करनी से अंदर वाला जो टर्म है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। हिंदी में विवेचक उसको बोलते हैं, या तो विवितकर, तीन नाम से जानते हैं। ठीक है, और इन इसको सूचित करते हैं डी से। तो यहां डी बराबर एक फार्मूला निकल के आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। ये जो करनी के अंदर है उसको हम किससे सूचित करते हैं, डी से, और उसका नाम क्या है, डिस्क्रिमिनांट, विवेचक या विविधकर, तीनों में से आप कुछ भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये जो चीज है करनी के अंदर है। ठीक है, तो आप अगर इस फार्मूले को अगर लिखना चाहें तो अल्फा बराबर लिख सकते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a, एंड बीटा बराबर लिखना चाहें तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बटा में 2a। तो यहां पे जो डी है, ये अब डी की जो वैल्यू है या तो पॉजिटिव होगी, या तो जीरो हो सकती है, या तो निगेटिव होगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या अगर रियल नंबर ले रहे हैं, या तो पॉजिटिव होगी, या तो जीरो होगी, या तो निगेटिव होगी। इसके अलावा क्या भिन्नात्मक हो सकती है, पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो यहां पे हमें उतना नहीं जानना है, बस तीन कंडीशन जानने हैं। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो होगा एंड लेस देन जीरो होगा, तो क्या वेरिएशन दिखाएगा।
अब जरा समझिएगा, यहीं पे कंडीशन हम बना रहे हैं। अगर मान के चलिए डी का जो वैल्यू है वो निकल के अगर 0 से बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 से बड़ा, तो कभी भी करनी डी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल ही जाएगा, क्योंकि अगर करनी के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो उसका वर्गमूल पॉइंट में निकले चाहे पूर्ण वर्ग विधि निकले, कोई दिक्कत नहीं है, पर निकलेगा। इस अगर निकलता है तो जरा देखिए, तब उस समय इसका जो मूल होगा तब द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न होंगे। आप लोग वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या पढ़ रखे हैं, तो भाई करनी के अंदर जिसका वर्गमूल बाहर निकल जाए वास्तविक संख्या होती है ना, तो मूल भी वास्तविक होगा, पर भिन्न भिन्न क्यों होगा, क्योंकि देख लीजिए अगर हम x की वैल्यू अगर दोनों को एक साथ यहां पे लिख रहे थे, ठीक है, यहां पे जब हम x की वैल्यू दोनों को एक साथ लिख रहे थे तो एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। भाई अगर ये वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा तो एक बार जोड़ोगे किसी संख्या में और उसी संख्या में से घटाओगे तो दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगे, तो जब दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगे तो समीकरण वास्तविक तो होगा पर भिन्न भिन्न भी होगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 2, अगर d का मान 0 हो जाए तो तुम बताओ क्या होने वाला है, d का मान जब 0 हो जाए तो 0 का वर्गमूल 0 निकलता है, भाई वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर आई कि मूल तो वास्तविक होने वाले हैं, पर अगर इस वाले समीकरण में हम 0 जोड़ें या 0 घटाएं, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है भाई, अगर 1/2 है हम प्लस माइनस 0 कर लें, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, 1/2 ही आना है, तो उस समय में मूल क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, तब द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन है कि अगर d का मान लेस देन 0 हो, d का मान लेस देन 0 हो तब क्या होगा, अगर d का मान लेस देन 0 हो, अगर करनी के अंदर में कोई निगेटिव संख्या हो, जैसे मान के चलिए करनी के अंदर -2 है, तो भाई इसका वर्गमूल नहीं निकलता, ये काल्पनिक संख्या है। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए, अगर यहां पे अगर d का मान लेस देन 0 है तो वो उसका वर्गमूल तो नहीं निकल रहा है, जब वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो सीधा सीधा काल्पनिक संख्या है। अब काल्पनिक संख्या को किसी संख्या में जोड़े या घटाएं तो आप कहोगे भिन्न भिन्न तो हो भी क्या करेगा, अरे भाई नहीं डिसाइड किया जा सकता, काल्पनिक संख्या के बारे में ज्यादा हम यहाँ पे बता नहीं सकते अभी फिलहाल में। ये समझ लो कि हम कल्पना कर रहे हैं किसी चीज की, भाई कल्पना बड़ा होगा कि छोटा होगा कौन जानता है, हम 2 घोड़ा ले लें कल्पना करें, अब हमारे दिमाग में है कि कौन सा घोड़ा बड़ा है कौन सा घोड़ा है, दोनों बराबर है, दूसरे वाले के दिमाग में तो पता नहीं ना है, तो कल्पना वाली चीजें थोड़ी सी गड़बड़ है, बताना यहाँ पे सेंसेबल जैसी चीज नहीं रह जाएगी, नॉन सेंस हो जाएगा सब। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब d का मान 0 होगा तो हम समान होगा कि भिन्न बनेगा, इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधा सीधा बताएंगे कि द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं काल्पनिक होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक हम एग्जांपल लेते हैं और इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं और साथ ही इसको सूत्र द्वारा भी हल करेंगे। ठीक है, तो यहां पे जो चीजें मैंने समझा रखी हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप इसको बनाइएगा। ठीक है, तो मैंने पहला कंडीशन क्या बता रखा था कि भाई एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है कोफिशिएंट है उसको खत्म करके 1 करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई 4 से भागा देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो एक काम करिए, दोनों तरफ 4 से भागा दे दीजिए। ठीक है,
तो ये देखिए, जब 4 से भागा दे देंगे तो ये क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इसको जब भागा देंगे तो ये बच जाएगा आपका कटने के बाद 1/2x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। हाँ, अब इसके अलावा हमें यहां देखना पड़ेगा कि क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। तो मैंने कहा, क्या बोला था, p प्लस क्यू हमेशा ले लीजिए, इसको हमेशा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, रफ वर्क तुरंत कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस के साथ करिएगा क्योंकि माइनस चिन्ह को छोड़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, x, तो यहां से p का वैल्यू x निकल के आ जाता है, और 2pq की वैल्यू आपने क्या ले रखा है यहाँ पे, माइनस 1/2x। p की वैल्यू x पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा माइनस 1/2x। तो x क्या हो गया, कट गया, तो q बराबर क्या निकल के आया, माइनस 1/4। तो q स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया, 1/16। यानी जो मेरे को चाहिए था वो वही है, तो जो पहले से ही है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वहां पे हमने जोड़ा था, घटाया था। अगर आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो बकवास होगा, कुल मिला के यही आने वाला है। देख लो, अगर मान के चलो हम 1 + 16 जोड़ दें, फिर 1 + 16 घटा दें, या फिर ये अपना 1/16 क्या है, वही है, तो भाई ये जो चीज है फिर वही तो बकवास हो गया ना। कुल मिला के यही बचा हुआ है, ये हमने दो काम किया, घटा जोड़ लिया, तो हम काहे लिए जोड़ेंगे घटाएंगे, बकवास हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। बात पकड़ में आई। जब कोई ऐसी चीज जो उसमें न हो तब जोड़ते घटाते हैं, अगर पहले से मौजूद है तो हमें जोड़ना घटाना नहीं है, सीधा सीधा फार्मूला में बदल दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस, ठीक है, ये माइनस बीच में है इसलिए x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। ये तो बहुत इजी हो गया भाई, x माइनस 1/4, ये करनी 0 कर लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, ये हो जाएगा। यहां पे प्लस माइनस 0 मत लिख देना भाई, 0 न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है। तो ये x माइनस 1/4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे x इक्वल टू 1/4 हो गया। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने बता रखा था कि द्विघात समीकरण में 2 मूल आएंगे, ठीक है, तो यहां तो एक ही आया, तो क्या सही है कि गलत है। मैंने एक और चीज भी बता रखा था कि करनी के अंदर जो d की वैल्यू होती है, अगर वो 0 आता है तो मूल समान होते हैं भाई। यहां पे d निकाल लो, d की वैल्यू 0 है, ये तभी 2 मूल की जगह 1 मूल आ रहा है, क्योंकि जब समान होता है तो भाई 2 अलग अलग लिखें या उसी चीज को 2 बार लिखें या सिंगल ही फॉर्म में रहने दे, क्या दिक्कत है। बात पकड़ में आई। यहां पे d निकाल के देख लो, फार्मूला हमने क्या बताया था, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर बराबर भाई क्या है, -2, -4 गुणे a का मान क्या है 4, c का मान क्या है 1/4, 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया 4 - 4 इक्वल टू 0। तो d का मान जब 0 है तभी ये कंडीशन होगा कि 2 मूल के बजाय 1 मूल आएगा, ठीक है। तो ये था पूर्ण वर्ग विधि का प्रोसेस सहित इसको हल करना। अगर फार्मूले से इसको हल करना हो तो ठीक है, आइए हल करते हैं थोड़ा सा। सूत्र द्वारा हल करना, ठीक है। तो ये आपका एक समीकरण है, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से a का मान निकाल लेते हैं जो कि 4 है, b बराबर क्या है आपका, हम ये कहां से लिख रहे हैं, तो एक आप ऐसे लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो a बराबर कितना हो गया भाई 4, b बराबर कितना हो गया -2 एंड c बराबर कितना हो गया 1/4, ठीक है। तो यहां x बराबर क्या फॉर्मूला था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट
-2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 4 गुणे 1/4 अब बटा में 2 गुणे 4। ठीक है, ये हो गया माइनस माइनस +2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 4 - 4, ये हो गया 8। ये तो 0 हो गया, तो भाई करनी का ये 2 ± 0 बटे में 8 कर लें, इसका क्या मतलब आता है? ठीक है, सेम ही आता है। तो ये हो गया 2/8 यानी कटाओगे तो क्या आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे x का वैल्यू एक ही आ गया। अब यहाँ पे अल्फा बीटा अगर निकालने की होड़ में हो, ठीक है, तो यहीं से अलग अलग कर लो। अल्फा बराबर 2 - 0 बटा में 8 एंड बीटा बराबर क्या कर लो 2 + 0 बटा में 8। तो यहां से अल्फा की वैल्यू भी 1/4 निकल के आएगी एंड बीटा की वैल्यू भी 1/4 निकल के आएगी। तो दोनों मूल समान है क्योंकि यहां पे d की वैल्यू 0 है। ठीक है, जो हमने कंडीशन बता रखा था वो फुलफिल कर रहा है। क्लियरली आपको दोनों तरीकों से सवाल को हल करने का प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, ये सवाल इजी था जो 2 ही 3 टर्म में समाप्त हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो और लंबा चौड़ा जाता, लेकिन हाँ इजी तरीके से हल हो जाता, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये थोड़ा बहुत इजी होता है, फार्मूला में वैल्यू पुट कीजिए आंसर निकल के सामने आ जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप मैंने जितना आज क्लास लिया वो आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए भाई। अगर आपको कंफ्यूजन है, किसी डाउट है किसी विषय पॉइंट पर, ठीक है, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।